तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जहां से कि आप सभी के एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है संपूर्ण गुप्तकाल जीके, यानी कि गुप्तकाल से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह इस क्लास के अंदर देखने वाले, जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। इस क्लास के अंदर स्टूडेंट आप सभी के लिए टॉप 100 MCQ क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि आप सभी क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी सिलेक्टेड लिया गया। तो चलो स्टूडेंट आपके टाइम को वेस्ट न करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो ये हो जाएगा आप सभी का श्री गुप्त, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग के छोटे क्वेश्चन से लेकर के बड़े क्वेश्चन को भी आज इस क्लास के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले, तो क्लास को आप लोग धैर्य के साथ देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त जो बात करें, गुप्त जो लोग थे वो किसके सामंत थे। तो आप सभी के कुषाणों के सामंत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 3 नंबर स्टूडेंट यहां पर पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये भी क्वेश्चन आप सभी के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि गुप्त वंश के कौन सा ऐसा राजा था, कौन सा ऐसा शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त ने ही धारण किया था, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 4 नंबर प्रश्न स्टूडेंट यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में से व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ था। तो ये आप सभी के आर्यभट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला प्रश्न 5 नंबर की गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों के दरबारी भाषा की बात करें कि इन लोगों का दरबारी भाषा क्या था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्कृत हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इतिहासकार VM स्मिथ ने किसकी बीजों से प्रभावित होकर उन्हें उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा गया। किस विजय से यानी कहां पर विजय पाए थे जिसके कारण से इसे इन्हें भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा जाता है। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि समुद्रगुप्त हो जाएगा। समुद्रगुप्त ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगला प्रश्न है 7 नंबर, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसे हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। हूणों जो थे भारत पर आक्रमण कर रहे थे जिससे कि ये बचाए थे। तो 7 का हो जाएगा सी यानी कि स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश की बात करते तो आप सभी के प्रसिद्ध हो जाते कला और स्थापत्य के लिए, ऑप्शन नंबर ए।
आप सभी के गुप्त काल से पूछे जाने वाले उन सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया जहां से एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है, तो क्लास को अटेंड कीजिए ध्यान के साथ एकदम। 9 नंबर प्रश्न है, अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे आप सभी के गुप्त काल से। अगला प्रश्न आपसे 10 नंबर की, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर के, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 11 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 12 नंबर प्रश्न, एक उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? तो वो हो जाएगा आप सभी का नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर की, एरण शिलालेख का संबंध किस शासक से है? शासक से है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो आप सभी का 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का डी यानी कि भानुगुप्त से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 14 नंबर प्रश्न की, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? फाहियान की बात करते कि फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन एज था। तो गोल्डन एज की बात करते तो आप सभी का हो जाएगा चोल काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आप सॉरी वेटिंग फॉर वन मिनट एंड इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुप्त काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 16 नंबर प्रश्न की, फाहियान कहाँ का निवासी था? तो फाहियान की बात करते तो फाहियान आप सभी का ये चीन का निवासी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर की, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? 17 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि वाकाटल का हो जाएगा, वाकाटल, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर की, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? 18 का जगह ऑप्शन नंबर सी यानी कि समुद्रगुप्त को कहा गया, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर के, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो 19 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि कहोम स्तंभ लेख। अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? 20 का जगह ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोध गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? 21 का जगह बी यानी कि गुप्त काल से ही हो गया था। अगला प्रश्न आपसे का 25 नंबर की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो कब धारण किया था? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद। अगला प्रश्न 23 नंबर की, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के हो जाएंगे आप सभी के विष्णु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे 24 नंबर की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किया था? 24 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि शकों को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न आपसे 25 नंबर की, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो ये जाएगा आपसे 25 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि चतुर्थ सदी में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 26 नंबर की, फाहियान और हैंसोंग ने के राज्यों को देखा है।
तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः के राज्यों को देखा है। अगला प्रश्न 27 नंबर की गुप्तकालीन शासक प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि राजतंत्रात्मक। अगला प्रश्न आपसे 28 नंबर की फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का नहीं मिलता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर की गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? 29 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर हो जाएगा। आप सभी का 30 नंबर प्रश्न है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए? थोड़ा सा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर होना 14, 15 एवं 16 का हुआ था। 30 का हो जाएगा आप सभी का, यानी कि 16, 14 एवं 19 का हुआ था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 31 नंबर की अमरकोश के लेखक, यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आखिर 16, 17, 19 क्या दिया गया है, यहाँ पर देख लेते थोड़ा। अगला प्रश्न आपसे 32 नंबर की गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता आप सभी के चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपसे 33 नंबर की चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अपने राज्यारोपण के स्मारक के रूप में किया था। अगला प्रश्न 34 नंबर की प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस काल की शासक का दरबारी कवि था? 34 का जगह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे का 35 नंबर की गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? 35 का जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कला व संस्कृति के क्षेत्र में अपने चरमोत्सव का पहुंचने के कारण। अगला प्रश्न 37 नंबर की सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? 36 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 37 नंबर की गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल के जो भी सोने की मुद्रे बनी थी उससे क्या कहा जाता था? तो उसका जो नाम था वो दिनार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दिनार, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे 38 नंबर पूछा जा रहा है कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो 38 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि कालिदास के जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न आपसे 39 नंबर की नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो है वो कौन सा युग हो जाएगा? तो 39 का आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 40 नंबर की गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। तो भू राजस्व की दर की बात करें गुप्त काल में, तो आप सभी का जो था वो उपज का 6ठा भाग था, ठीक है ना। अगला प्रश्न 41 नंबर की नगरों का क्रमिक के पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो 41 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त काल हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर की किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? 42 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुप्त वंश हो जाएगा, गुप्त वंश। अगला प्रश्न 43 नंबर की दिल्ली के महरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? 43 का जाएगा आप सभी का 43 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हो जाएगा चंद्र हो जाएगा, चंद्र, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर की कालिदास द्वारा द्वारा रचित मालवी कामनिमित्र नाटक का नायक था। तो 44 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि अग्निमित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो 45 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रयाग स्तंभ में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर की निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबर थी। तो यह जगह 46 का ऑप्शन नंबर यानी कि गुप्त काल में। अगले प्रश्न को और बात करते हैं उसी का 47 नंबर प्रश्न है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक विचलित था। तो 47 का जगह आप सभी का स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कि गुप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 48 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। 48 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जानकी हरण ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 49 नंबर की अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है। 49 का जगह ऑप्शन नंबर यानी कि बाघ धार में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर की गुप्तवंश ने 319 से 500 अवधि में शासन किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 41 नंबर है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो बाल विवाह के जो था वो प्रथा की बात करें कब आरंभ हुई थी। तो ये हुआ था आप सभी का 51 का ऑप्शन नंबर से यानी कि गुप्त काल में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है 42 नंबर की सोने के शारदिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो 42 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल में। अगला प्रश्न आपसे 45 नंबर की गुप्तीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। तो 53 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शकुंतलम। यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, यही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 54 नंबर की सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो 54 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि भीतरी स्तंभ से हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर की गुप्तकालीन शासकों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त होता है। 55 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि भयाना भरतपुर। अगला प्रश्न 56 नंबर की किस गुप्त काल शासक को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्कंद गुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न आएगा यहाँ पर 57 नंबर कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापारी निम्नलिखित किस एक पवन से संचालित होता था। तो 57 का बात करते तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये ताम्रलिपि हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर की गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो ये कहलाते थे आप सभी के दिनार कहलाते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर रूपक दिया हुआ है ना, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कह रहा है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए सिक्के को कुछ नहीं कहते, बस दिनार कहते ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे 59 नंबर की चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विधा कला व संस्कृति का महान केंद्र कौन था। तो वो था आप सभी का 59 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि उज्जैन। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतिकों से होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में देना है। एंड ये जितना भी प्रश्न बचता है आपसे कि कल करवाया जाएगा। आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना क्लास बचा हुआ है। तो इस क्लास को मैंने कल करने का यहाँ पर देखा है कि मैंने कल करा सकता हूँ, ठीक है ना।
तो आप लोगों के लिए परेशानी वाली कोई बात नहीं, जितना पीछे को होगा उतना आप लोग रिवीजन कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।